हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेस में। आज का हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो बेसिकली है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा हो तो आप जाके वहाँ पे देखना, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको सब वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसमें ना हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वही हमने कवर किए हैं। सारे देखो आर्टिकल ना आप याद कर पाओगे ना एग्जाम्स में आते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहाँ डिस्कशन हो जाएगा। अगर कुछ रहता है तो हम एक लास्ट में एक क्वेश्चन की वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमें एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और हमें आगे की समझ होगी कि क्या तरीके से हमको तैयारी करनी है आर्टिकल्स को पढ़ते समय। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको उसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे आपकी मैसेज या क्वेरी भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल नंबर 124। अब ये किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यहाँ पे देखो हमको पता है कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक हायरार्की मेंटेन की गई है। जैसे कि पहले जो है अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट आएगा, और सबसे ऊपर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसी की जो है बात करी गई आर्टिकल नंबर 124 में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली आर्टिकल नंबर 131 है। अब ये जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करता है, यानी कि आरंभिक अधिकारिता जो होती है उच्चतम न्यायालय की, उसके संबंधित ये बात करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये आरंभिक अधिकारिता क्या है? तो बेसिकली वे मुद्दे जो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है जिनकी, उनको हम जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में रख सकते हैं। अगर हम इसको समझें तो जैसे एक तरफ सेंटर होगा और दूसरी तरफ अगर स्टेट होते हैं, तो उनके बीच में जो विवाद होता है उनकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर वहीं अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो भी जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 32। यानी कि अब ये किससे संबंधित है? ये हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि यदि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका संबंध भी जो है एक आरंभिक अधिकारिता से मिलता जुलता है। तो ये भी याद रखना, इसमें जो है 5 तरीके की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। फिर नेक्स्ट आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 148। ये बेसिकली जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है, जो कि कैग के रूप में जाने जाते हैं। तो अब अगर हम इनके काम की बात करें तो सरकार के जो खर्चे होते हैं, यानी कि उनका जो लेखा जोखा होता है, उनका जो ऑडिट किया जाता है वो कैग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, और अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हमारे जो कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। फिर आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 153 है। ये बेसिकली राज्यों के गवर्नर से संबंधित है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है 161। तो ये बेसिकली जो है राज्यपालों की जो पार्डन शक्ति होती है, यानी कि क्षमादान जो शक्ति होती है, उससे संबंध रखता है। ठीक है, अब इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बात किया था। तो कमेंट में आप मुझको बताना कि वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है। तो अब हम अगर इसको समझें तो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो क्षमादान शक्ति होती है ना, इसमें कुछ फ़र्क होता है। तो इसमें सबसे पहले देखें तो अगर कोर्ट मार्शल होता है तो कोर्ट मार्शल से संबंधित जो भी क्षमादान होता है वो राज्यपाल नहीं कर सकता, वो सीधे राष्ट्रपति ही कर सकता है। और दूसरी चीज़, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसका भी जो है क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति के ही अधिकार क्षेत्र में आता है, यहाँ पे गवर्नर के क्षेत्र में नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है आर्टिकल नंबर 163। तो देखो जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि आर्टिकल नंबर 74 में कहता है कि सेंटर पे एक काउंसिल होगी जो कि हेल्प करेगी राष्ट्रपति को। उसी तरीके से जो है राज्यों में भी जो है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात करी गई, जो कि आर्टिकल नंबर 163 से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो नेक्स्ट हो गया आर्टिकल नंबर 165। ये बेसिकली राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये जो है किसी भी राज्य के जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जिस तरीके से हमने सेंटर में बात करी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, उसी तरीके से राज्यों में जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो तो अपने राज्य के एडवोकेट जनरल को जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई नई नियुक्ति होती है तो वो भी देख लेना। तो आगे बढ़ें तो आगे जो है आर्टिकल नंबर 169 आता है। ये बेसिकली राज्यों के में जो विधान परिषद होती है, हम जानते हैं कि राज्यों में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, ठीक, और दूसरी जो होता है विधान परिषद। तो ये दोनों मिला के विधानमंडल का गठन करते हैं। तो इसमें जो है विधान परिषद जो होता है, इसके गठन की जो बात करी गई है वो आर्टिकल नंबर 169 में की गई है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद का गठन किया गया है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य हो गए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में जो है केवल विधान परिषद का गठन किया गया है। फिर आगे देखें तो आर्टिकल नंबर 170 आता है, जो कि विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात करता है। वहीं अगर हम आर्टिकल नंबर 171 की बात करें तो ये विधान परिषदों के संरचना की बात करता है। फिर आ जाता है आर्टिकल नंबर 200।
तो आर्टिकल नंबर 200 बेसिकली विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। तो अब ये क्या होता है, ये बेसिकली जो बिल जो है वो राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित किए जाते हैं, तो वो राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं। तो राज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं कि या तो वो उस पर अपनी अनुमति दे दे, या फिर जो बिल जो है वो राष्ट्रपति के जो अनुमोदन के लिए वो रख सकती है। तो इसमें इसी के बारे में चर्चा करी गई है। तो ये जो आर्टिकल 200 है ये याद रखना, क्योंकि अभी हाईलाइट भी है, अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन भी आया है, तो इसलिए जो है पूछ सकता है एग्जाम में कि आर्टिकल 200 जो है किससे संबंधित है। फिर आगे बढ़े तो आगे आता है आर्टिकल नंबर 213, यानी कि गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है वो इसी आर्टिकल के संबंध में करता है। अब हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात करी थी, तो वो आर्टिकल कौन सा था, तो वो आर्टिकल था 123। यहाँ पे जो आर्टिकल की बात कर रहा है वो 213 की बात कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो आर्टिकल नंबर 214 है, ये बेसिकली राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई थी, वहीं पे प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की बात ये कर रहा है। फिर आगे देखें आर्टिकल नंबर 226 आता है, जो कि उच्च न्यायालय की जो है रिट निकालने की शक्ति से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने आर्टिकल 34 समझा, आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट जो है रिट जारी करते हैं। अब इन दोनों में भी फ़र्क होता है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट जो है केवल जो फंडामेंटल राइट्स का जो हनन होता है उसके संबंध में रिट्स निकाल सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो ऑर्डिनरी जो लॉज होते हैं उनके भी अगर हनन होता है तो उसके तहत भी जो है कुछ रिट्स जारी कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो रिट्स जारी करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। फिर जो है नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 239 है, ये बेसिकली जो है यूनियन टेरिटरीज़ का जो प्रशासन होगा किस तरीके से चलेगा उसके बारे में बात करता है। तो हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज़ का जो प्रशासन होता है वो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, तो यहाँ पे आर्टिकल 239 उससे ही संबंधित है। फिर आर्टिकल नंबर 239 AA आता है, जो कि दिल्ली को जो स्पेशल जो स्टेट का दर्जा दिया हुआ है उससे संबंधित है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसको दर्जा कब मिला, तो जो 69th अमेंडमेंट हुआ था यानी कि 1991 में, उसके तहत जो है इसको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, एग्जाम्स में पूछ लेगा। फिर आगे देखें तो आर्टिकल नंबर 243B आता है, जो कि पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ये हमारे जो शक्ति का जो विकेंद्रीकरण हुआ है उसका एक परिणाम होता है, ठीक है। अब पंचायतों का गठन कब हुआ था, तो पंचायतों का गठन हम जानते हैं कि 73rd जो अमेंडमेंट आया था यानी कि 1992 में, उसके तहत जो है पंचायतों का गठन होता है। फिर वहीं हमने DPSP में भी बात करी है, जो आर्टिकल नंबर 40 था वो भी जो है पंचायतों से ही संबंध रखता है, ठीक। फिर आर्टिकल नंबर 243Q आता है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। जैसे कि 73rd में पंचायतों का गठन हुआ था, वैसे ही 74th जो अमेंडमेंट हुआ है यानी कि 1992 में ये हुआ है, ये जो है वो नगर पालिकाओं से संबंध रखता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 249, ये बेसिकली जो है सेंटर को शक्ति देता है कि वो राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय होता है, अगर कोई नेशनल कंसर्न का कोई ऐसा मुद्दा आता है तो केंद्र के पास शक्ति होती है कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 262 है, ये बेसिकली जो है नदी विवाद जो हो जाते हैं राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर, तो उससे संबंधित है कि इसमें ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा विवाद आता है तो उसका निस्तारण जो है किस तरीके से किया जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 263 आता है, ये बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है ये, क्योंकि ये सेंटर जो स्टेट रिलेशन होता है उसको मजबूत करने के लिए जो राज्यों के बीच में जो वार्तालाप हो समय समय पर, उसके जो प्रावधान ये जो है इसी अंतर्राज्यीय परिषद में किया गया है। फिर आगे देखें तो आर्टिकल नंबर 266 आता है, ये बेसिकली जो है जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं और पब्लिक अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 267 है, ये कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है 279A, जो कि GST काउंसिल जो है उसके बारे में बात करता है। GST से संबंधित कोई भी निर्णय लेना होगा वो GST काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है, तो उसका गठन 279A के तहत पॉसिबल हो पाया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 280, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है वो हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर वर्तमान में बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, वो हैं श्री अरविंद पनगड़िया जी। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल नंबर 300A, यानी कि ये जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। हम जानते हैं कि हमारा जो मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स में दिया गया था, लेकिन संशोधन के द्वारा इसको हटा के एक लीगल राइट में बदल दिया गया है। तो वो संशोधन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और ये जो आर्टिकल 300A है ये बेसिकली संपत्ति के जो लॉ हैं उससे संबंधित है। फिर आर्टिकल नंबर 312 यानी कि 312 आता है, ये बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। ये जो IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया, तो इसका संबंध जो है आर्टिकल नंबर 312 से है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसकी PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।